दादा जब भी मिलने आते तो मेरे कमरे में हर चीज़ को बड़े गौर से देखते। फिर माँ को कहते, तेरी बेटी जवान हो गई है, इस पर नज़र रखा कर। यानी कि दादा मुझ पर शक करते थे। मुझे दादा पर बड़ा गुस्सा आता था। इस बार दादा ने माँ को बड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती, क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। जब बेटी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, क्या तब मेरी बात मानोगी? माँ दादा की बात सुनकर मुझे अपने साथ चलाने लगी। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा नाम अनम है। मेरे साथ वे सब हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक काँप उठेगी। मैं ये बात भूल गई कि शैतान के रूप में बहुत से इंसान हमारे आसपास मौजूद होते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी। हम 5 बहनें थीं, मैं सबसे छोटी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब सा था। मोहल्ले के लोग भी बातें किया करते, और जब से मैंने होश संभाला, माँ ने तीसरी बार मोहल्ला बदला था। ना मुझे कहीं आने जाने दिया जाता। माँ कहती थी तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें नज़र लग जाएगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे खूबसूरत बेटी हो। लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी। मुझे घर कैद खाना लगने लगा था, जहाँ से मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी। और वजह भी अजीब थी कि तुम्हें नज़र लग जाएगी। घर में एक बात के अलावा हर किसी की खुली आज़ादी थी, जिसका जैसा दिल चाहता ज़िंदगी गुजारता। वह बात ये थी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकता था। वे फैसला माँ करती थी। और मैंने जब से होश संभाला था, यही बात देखी थी कि जैसे ही मेरी बहनों की उम्र 18 या 20 साल होती, माँ फ़ौरन उनकी शादी कर देती थी। शादी के बाद मैंने अपनी बहनों को कभी घर आकर मिलते नहीं देखा था। न जाने वे कैसी होंगी, खुश भी होंगी अपनी ज़िंदगी में या नहीं। एक दिन मैंने माँ से कहा कि हम उनसे मिलने चलते हैं। इतना वक्त हो गया है जब से बहनों की शादी की है, वे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। माँ ने कहा कि उनकी शादी मैंने बहुत अमीर घरों में की है, वे तो ऐश करती हैं और मिलने इसलिए नहीं आती क्योंकि वे विदेश हैं। जब यहाँ पर आएंगी तो तुम उनसे मिल लेना। और माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाती कि चलो वे खुश तो हैं, मेरे लिए इतना जानना ही काफ़ी है। पर दुख भी होता था, मेरी बहनें विदेश चली गईं और एक बार भी मिलने नहीं आई। मेरे दादा दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन कुछ महीने बाद वे हमारे पास ज़रूर आते थे। दादा के आते ही माँ उन्हें कमरे में ले जाती, और मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी राज की बातें हैं जो हमारे सामने नहीं कर सकते। एक दिन जब दादा आए थे और मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने लगी, तो बहुत मुश्किल से इतनी ही बात समझ आई। वे माँ से कह रहे थे, कारोबार में इस बार अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ और सोचना होगा। तुम भी बहुत लापरवाह होती जा रही हो, थोड़ी और मेहनत करो। माँ कहने लगी, मैं क्या करूँ, जितनी रकम आप देकर जाते हैं इसमें अब गुजारा नहीं होता। अगर माल अच्छा चाहिए तो रकम भी बढ़ाओ। और इतनी बात सुनकर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दादा मेरे कमरे में आ गए और मुझे प्यार करते हुए उन्होंने मेरी हथेली पर 500 का नोट रख दिया। फिर मेरे कमरे को बड़े गौर से देखने लगे। जब दादा जाने लगे तो माँ को कहने लगे, बेटी पर नज़र रखो, इससे पहले कि हमारी बदनामी हो जाए। मैंने इस दिन दादा की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बस मैं यही सोचती रही कि माँ और दादा क्या काम करते हैं जिसमें उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, जबकि घर के हालात तो बहुत अच्छे थे, हर चीज़ की सहूलियत मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि माँ से ज़रूर पूछूंगी कि आखिर बात क्या है, दादा और वह कौन सा काम करते हैं और मुनाफा होने की बजाय नुकसान क्यों हो रहा है। जब वे चले गए तो मैंने माँ से कहा, माँ आप और दादा किस चीज़ का कारोबार करते हैं। माँ मेरी तरफ देखने लगी और मुझे पास बिठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे दादा से कहकर तुम्हें अपनी जगह इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए रखवा दूंगी। मैंने खुश होते हुए कहा, क्या सच में माँ, मैं भी काम किया करूँगी। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, आजकल तो औरतें मर्दों की तरह हर काम करती हैं, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, वे हर बेसहारा लड़की को अपने पास ले आती थी, उसका ख्याल रखती, यहाँ तक कि जब इसकी शादी की उम्र हो जाती तो वे बहुत अच्छे से उसकी शादी
करके इसे विदा करती। न जाने कितनी बेसहारा लड़कियों की माँ ने सहारा दिया था। मैं अब इस उम्र में दाखिल हो चुकी थी जिसमें मेरी उम्र की लड़कियाँ बहुत से ख्वाब देखती हैं। जब अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, मैं भी ख्वाब देखने लगी थी। और इन्हीं दिनों जब मैं किसी लड़के से फ़ोन पर बात करने लगी, पहली बार उसने खुद मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मैंने उसे गालियाँ देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फिर पता नहीं कौन है जो रात दिन कभी भी कॉल करता रहता है। मैं बहुत परेशान हो जाती, मगर शायद ये उम्र ही ऐसी थी जब मैं बहक गई। इस लड़के का नाम अमन था। मैं इससे बात करने लगी। इसने कहा कि मैं तुम्हारे घर कई बार आ चुका हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें देखकर खुद को तुमसे बात करने से रोक नहीं सका। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी इस बात की खुशी की कोई मुझे इतना चाहता है। फिर दिल से सवाल किया, क्या वाकई में मैं भी इसे पसंद करने लगी हूँ? अब हमारी रोज़ फ़ोन पर बात होती। मैंने अपनी आँखों में बहुत से ख्वाब सजा लिए थे। वे मुझ में इतनी मोहब्बत करता था कि अगर कभी मैं इससे बात न करती तो वे रोने लगता और कहता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, तुम मुझसे बात किया करो। मुझे इसकी यह हालत देखकर इस पर बहुत प्यार आता। मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगते थे। मैं अपनी ही दुनिया में घूमती, दिन रात को फ़ोन पर अमन से बात करती। मेरी बहनें भी किसी न किसी से फ़ोन पर लगी होती। मैं उन्हें मना भी करती कि कोई गलत कदम मत उठाना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन मैंने उनको अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। माँ मेरी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखती, खुद ही मेरे लिए हर चीज़ ख़रीद कर ले आती और मुझे कहना भी नहीं पड़ता था। माँ मुझे चीज़ें दिखा रही थी। मैं कपड़े, जूते, ज्वेलरी देख देख कर बहुत खुश थी। मेरी दूसरी बहनों ने कहा, माँ आप इस पर बहुत पैसे खर्च करती हैं, हम भी तो आपकी औलाद हैं। माँ ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम सबसे खूबसूरत है और छोटी भी, इसी वजह से मेरी लाडली है। तुम इसकी बड़ी बहन हो, इससे जला मत करो। तुम क्या जानो कि मेरी ये बेटी कितनी नसीबों वाली है, क्या पता किसकी किस्मत से ये सब कुछ मिल रहा हो। मेरी बहन ने कहा, बस कर दे माँ, मुझे तो लगता है कि यही आपकी सगी औलाद है, हम तो आपके कुछ लगती ही नहीं हैं। माँ को इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। एक बहन होकर अपनी सगी बहन से जलने लगी हो, ये शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उन्हीं दिनों दादा फिर से हमारे यहाँ थोड़े दिन रहने के लिए आ गए, लेकिन इस बार वे माँ से झगड़ने लगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अभी पैसे दो। और जब तक दादा को माँ ने पैसे ला कर नहीं दिए, वे वापस नहीं गए थे। पैसे मिलते ही वे वापस जाने लगे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मगर इस बार उन्होंने माँ से कुछ न कहा, मगर मुझे बड़े अजीब नज़रों से देखते थे। जिस इलाके में हम रहते थे, वहाँ का एक लड़का आते जाते मुझे देखता, मुस्कुराता। मैं छत पर इसकी तरफ गुस्से से देखती और अपने कमरे में आ जाती। ऐसा कई बार हो चुका था। इसकी सरकत से मैं तंग आ चुकी थी। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने ये बात अमन को बताई, जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी। उसे इग्नोर कर दो। मैंने कहा, तुम इसे रोकोगे या नहीं? उसने कहा, ऐसे लोग तो हमें गली के हर कोने पर मिलेंगे, तो क्या मैं सबको मार डालूँगा? अमन की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरी तरफ देखे ये बात तुम्हें कैसे बर्दाश्त हो रही है? और अमन ने बेफिक्र होते हुए कहा, आप बस भी करो, क्या एक तुम ही दुनिया में खूबसूरत हो? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और बात है या नहीं करने के लिए, जो एक ही बात को लेकर बैठ गई हो? मैंने कहा, ठीक है, अब तुम मुझसे परेशान होने लगे हो, लगता है दिल भर गया है, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और उसी वक्त मैंने फ़ोन काट दिया, ये सोचते हुए कि वह अभी मुझे दोबारा कॉल करेगा, क्योंकि वह मुझे नाराज़ होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन ये सब मेरी गलतफहमी थी। अमन ने उस दिन के बाद मुझे कॉल नहीं की। मैं हर वक्त उदास रहती, किसी काम में दिल न लग रहा था। बार बार मैं फ़ोन को देखती, किसी की कॉल आई या मैसेज आए। फिर जब मुझसे रहा न गया तो मैंने खुद ही अमन को कॉल की। वे मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। मैं उसे मैसेज करती रही कि एक बार मुझसे बात कर लो, मेरी कॉल अटेंड कर लो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं जब भी कॉल करती
तो नंबर बन जाता। मैंने गुस्से में आकर मोबाइल दीवार पर देकर मार दिया और रोने लगी कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह तो मुझसे प्यार करता था, वह तो कहता था कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं मरता। सब बातें थी। माँ मुझे देखकर कहती, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल उदास है। मैंने कहा माँ क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? घर में बैठ बैठ कर मैं परेशान हो चुकी हूँ, बाहर निकलूँगी तो थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी। मुझे लगा कि माँ पहले की तरह इस बार भी मुझे इनकार कर देंगी, मगर मैं कुछ देर सोच कर बोली, हाँ चली जाओ, लेकिन ख्याल रखना हालात अच्छे नहीं हैं। आज इतने वक्त बाद मैं घर से निकली थी, अमन की बेवफाई के दुख में खुद को बुला बैठी थी। जब बाजार की तरफ निकली तो वहाँ एक तरफ थोड़ी बहुत भीड़ थी, एक तरफ एक बूढ़ी औरत तोता लेकर बैठी थी। वे तोते से कहकर एक कार्ड उठाती और फिर इस पर लिखी हुई बात उसको बताती, जो सच निकलती। इसके बाद बहुत से लोग जमा थे। मैं उन्हें देखती हुई आगे बढ़ गई। मुझे उन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था। भला ये राह चलते लोग क्या जाने दूसरों की किस्मत में क्या लिखा है। अगर ऐसा हो तो वे सबसे पहले अपनी किस्मत देखकर खुद से ठीक ना कर लें। मैं आगे बढ़ गई जब किसी ने अचानक मुझे हाथ से पकड़कर एक तरफ खींच लिया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा कौन हो तुम? उसने रुमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने कहा तुम्हारा भला चाहने वाला। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं तुमसे कहने आया हूँ कि अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखो जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम क्या कह रहे हो? वे किसी को आता देख कर कहने लगा, देखा मैं जानता था ये यहाँ पे भी पहुँच गया है, और वे उसी वक्त वहाँ से चला गया। मैं दूसरी तरफ देखने लगी। जब मेरी नज़र अमन पर पड़ी, मैं उसकी तरफ चली गई। मुझे सामने देखकर उसे ताज्जुब नहीं हुआ था। मैंने कहा तुम कहाँ थे? न मेरी कॉल अटेंड करते हो, न मुझसे बात करते हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ जो तुम्हारी मर्ज़ी से सांस लूँ? मैंने कहा जिस अमन को मैं जानती हूँ वह तो ऐसा नहीं था। उसने कहा वह अमन समझो मर गया है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा अब मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तभी एक लड़की अमन के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से दुकान पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने इस लड़की से पूछा तुम कौन हो और अमन के साथ क्या कर रही हो? तो उसने कहा ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे मंगेतर के पास क्यों खड़ी हो। मैं इसकी बात का कोई जवाब ना दे सकी। इसके बाद वे चले गए, लेकिन मैं कितनी देर वहाँ ऐसे ही सोचों में खड़ी हुई थी। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी को उसी के हाथों सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, और ये बात मैंने आज जान ली थी। मैं वापस घर आ गई। मेरी बहन ने कहा तुम तो बाज़ार गई थी और खाली हाथ आ गई, कुछ ख़रीदा नहीं। मैं अपनी सोच में गुम थी। इसने मुझे बाजू से पकड़ कर हिलाया और कहा ये किन सोचों में गुम हो? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस थक गई हूँ। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, कुछ देर के लिए तन्हा रहना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। और आज मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं कैसे से धोखेबाज इंसान की बातों में आ गई। मैं तो उसके लिए सिर्फ टाइम गुजारने के लिए थी। वह मुझसे बात करके टाइम पास कर रहा था और मैं उसको सच समझ बैठी। ये जान ही न सकी कि एक चेहरे में कितने चेहरे जुड़े होते हैं। उनके पीछे छिपी उनकी असलियत देख ही ना सकी। आज मुझे ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े, वे बिन कहे मुझे समझ जाए। मेरी 2 और बहनों की शादी हो चुकी थी, अब मेरी बारी आने वाली थी। मैंने माँ से कहा मैं शादी नहीं करूँगी। माँ मुस्कुराने लगी और बोली तुम तो मेरी सबसे खुशकिस्मत बेटी हो, तुम्हारे नसीब से हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। मुझे माँ की ये बात समझ ना आती। कुछ दिनों बाद दादा फिर से घर आ गए। इस बार दादा ने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और माँ को बड़े गुस्से से कहा कि तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? तेरी बेटी जवान हो रही है, इसे अपने साथ सुलाया कर। मुझे दादा पर बहुत गुस्सा आता। उनको मेरे जवान होने से क्या मसला था जो वे इस तरह की बातें करते रहते थे। लेकिन अब माँ मुझे अपने साथ सुलाने लगी। अब आधी रात को माँ पानी पीने किचन में गई तो मैं माँ की जगह लेट गई तो कोई आदमी मुझे माँ समझकर कहने लगा बड़े साहब ने पैगाम भेजा है कि वे अब इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द अपनी अमानत लेने आ रहे हैं, बस तैयारी शुरू करो।
तभी माँ वापस कमरे में आ गई और वह आदमी चला गया, लेकिन मुझे देख नहीं रही थी। फिर अचानक बाहर शोर की आवाज़ आई। दादा चिल्ला रहे थे कि घर में चोर घुस आया है। मैं वहीं कमरे में लेटी इस आदमी की बात को सोच रही थी कि वे किस अमानत की बात कर रहा था। माँ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है। एक दिन मैं घर पर नहीं थी, तभी वह नकाब वाला लड़का घर की दीवार कूदकर अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ पर भी आ गए? इसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसने नकाब उतारा तो वह वही लड़का था जो इस दिन गली में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर भी आ गए हो। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें इस चुंगल से बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो। इसने एक कागज़ मुझे दिया और चला गया। पहले मैंने वे कागज़ फेंक दिया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसे उठाकर पढ़ने लगी। इसमें लिखा था कि ये लोग तुम्हें भी बेच देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने वे कागज़ फाड़ दिया। मैंने सोचा ये लड़का झूठ बोल रहा है, मुझे बहकाने के लिए ऐसी घटिया बातें कर रहा है। भला मेरी माँ ऐसा क्यों करेंगी। मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया था। एक दिन माँ बहुत खुश थी। कमरे में बेड पर बहुत से नए कपड़े और ज्वेलरी पड़ी थी। मैंने कहा, माँ ये सब क्या है। माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, ये सब तुम्हारे लिए है, परसों तुम्हारी शादी है। मैं हैरान होकर माँ की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, माँ ये आप क्या कह रही हैं। इतनी जल्दी मेरी शादी तय कर दी और मुझे अब बता रही हैं। माँ ने कहा, जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय किया है वह बहुत अच्छा आदमी है, सारी ज़िंदगी ऐश करोगी और अपनी माँ को दुआएं दोगी। मैंने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, आप इन्हें इनकार कर दें। मेरी बात सुनकर माँ एकदम गुस्से में आ गई। माँ ने कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज जब वक्त आया कि तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांग रही है तो तुम लगातार इनकार किए जा रही हो। मैंने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्ज़ी। मेरी शादी का दिन आ चुका था। घर में हमेशा की तरह कोई मेहमान नहीं आया था, ना घर को सजाया गया था। मेरी बहनों की दफ़ा भी ऐसा ही होता था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब माँ और दादा कमरे में आए। आज दादा बहुत खुश थे। वे माँ से कहने लगे, भाई आज हमें हमारी सही मेहनत वसूल हो गई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या हाथ मारा है तुमने आज। माँ और दादा मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई बाजारी लोग बातें कर रहे हों। तभी वे शख्स और उनके साथ एक बड़ी उम्र का आदमी आकर बैठ गया। इस बड़ी उम्र के आदमी ने मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखा और माँ से कहा, वाह भाई, तुमने तो खूब संभाल कर रखा है इस लड़की को। बोलो क्या रकम लोगी उसके। ये सुनते ही मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। माँ भी हंस रही थी। माँ ने कहा, आपकी इस अमानत को बहुत संभाला है, बहुत मेहनत की है, तो मुँह मांगी रकम लूँगी। इस बड़ी उम्र के आदमी ने एक चेक काटा और माँ को दे दिया और कहा, अपनी मर्ज़ी की रकम इस चेक पर लिख दो। माँ ने चेक हाथों में लेते ही कहा, चलो अनम, तुम अपने असली वारिस के साथ चली जाओ। मैं बुद्ध बनी बैठी थी। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। वह अपनी औलाद को अपने हाथों कैसे बेच सकती थी। यानी इस दिन जो इस लड़के ने कहा वह सच था। मैं भागने लगी, लेकिन दादा ने मुझे पकड़कर उस बड़े आदमी के हवाले कर दिया और कहा कि मुझे तो कब का इस लड़की पर शक हो गया था। ये लड़की घर से भाग जाएगी और हमारा कारोबार बंद कर जाएगी। तभी तो मैंने कहा था कि इस पर नज़र रखो, अब ये भाग कर कहाँ जाएगी। फिर दादा ने मेरा हाथ उस 80 साल के बूढ़े के हाथ में दे दिया। मगर अचानक ही तूफान की तरह वही लड़का पुलिस के साथ हमारे घर पहुंच गया। पुलिस ने माँ को और बाकी लोगों को पकड़ लिया। वे बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, मैंने इस लड़की को पूरे 5 लाख में ख़रीदा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की जगह अब जेल है। पुलिस ने माँ से पूछा कि ये लड़कियाँ बेचने का काम तुम कब से कर रही हो। उन्होंने कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैंने सबको राह चलते कहीं न कहीं से उठाया था। मैं नहीं जानती कि सब लड़कियाँ किसकी औलाद हैं। मेरा तो बस यही काम था कि इन्हें पालती संभालती और बिना शादी के आगे बेच देती। पुलिस ने इस औरत को, जिसे मैं माँ कहती थी, उसे मारना शुरू कर दिया और कहा कि तुम एक औरत होकर दलाल बनी रही, तुम्हें शर्म नहीं आई। और इस बूढ़े आदमी को भी हथकड़ी पहना दी जो मेरा दादा बने हुए थे और इस औरत के बिजनेस पार्टनर थे। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, एक ऐसा बुरा ख्वाब जिसकी सच्चाई इतनी भयानक थी। मोहल्ले वाले माँ के बारे में सही कहते थे, इसलिए माँ हर मोहल्ले बदल लेती थी
और हर लड़की के 18 साल होते ही शादी कर देती थी। पुलिस उन लड़कियों को भी ले गई जिनको मेरी माँ ने कहा था कि ये लावारिस हैं। सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी, पर मैं इस लड़के की एहसानमंद थी जिसने मुझे बहुत सी लड़कियों को उन घटिया लोगों के चुंगल से बचाया। वक्त गुजरता जाता है और सही चेहरे सामने आ जाते हैं। इस लड़के का नाम राहुल था। वह मुझे पसंद करता था। मैंने इससे शादी कर ली। हमने वह शहर छोड़ दिया और एक नई जगह आकर बस गए। राहुल बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे माँ बाप कौन थे किसी को भी नहीं पता। जिसको माँ समझा उसने भी कुछ नहीं बताया था। वक्त गुजरता रहा और बीते दिनों की बुरी यादें अभी भी मेरे दिमाग से निकली नहीं है। लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह अपने अंजाम को भी भूल बैठता है। जिन्होंने हमारे साथ बुरा करना चाहा उनको उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप जिनकी मैं औलाद थी उनका कुछ पता नहीं चला। मैं और राहुल एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर आज इतना वक्त गुजर गया है तब भी मेरे माँ बाप की तलाश जारी है। दुआ करें मेरे माँ बाप मुझे मिल जाएं और फिर से हम सब एक हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।